सर प्लीज़ आप स्टेज पर आएँ और साथ ही साथ मिस्टर मनोज जिज्ञासी, चीफ बिजनेस ऑफिसर एंड स्ट्रैटेजिक एडवाइज़र ऑफ भारत 24, और प्लीज़ स्वागत करें श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का, मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, फिनांस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। थैंक यू सो मच सर हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। और चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी पूर्णिमा से कि वो अगले सेशन की शुरुआत करें। सेशन की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरू में देखिए हमने जिक्र किया चंद्रयान 3 मिशन का, और उसको लेकर हम जितनी खुशी मनाएं उतना कम है। जब जब हम चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग की बात करते हैं और इस इतिहास की बात करते हैं, जो हमने किया वो बहुत अमेजिंग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इसे सेलिब्रेट करने का मौका मिला। द जेसी शो में, स्टूडियो में हम सब ने अपने मन की बात साझा की कि कैसा लगा हम सबको जब चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई। मैं चाहूंगी 2 मिनट अगर आप पीछे स्क्रीन की तरफ देख पाएं। सर जैसा कि आप हमेशा बोलते हैं, हार्ड वर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट, उसी तरीके से हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने प्रूव करके दिखाया है। कड़ी मेहनत के बाद 2019 में फेलियर के बाद भी हमने 2023 में कामयाबी हासिल की, जो कि एक हर्षो उल्लास की तरह हमने उसे एक फेस्टिवल की तरह मनाया। कल दिवाली सेलिब्रेट हुई है हमारे देश में, सब लोग इतने खुश थे, सब लोगों की आंखें नम थी, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे देश के लिए। और जैसे कि हमें पता है कि देश हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, और सारे आने वाले यूथ को भी काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है उसके लिए। तो मैं इस सब के लिए इसरो के साइंटिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहूँगी। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका सबसे बड़ा सहयोग था इस चीज़ में, उनको भी मैं खूब खूब शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ हमारा देश ऊंचाइयाँ छुए, और सिर्फ चांद तक नहीं बाकी सारे प्लैनेट्स तक हमारा देश पहुँचे। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, और मैं चाहती हूँ हमारा देश तरक्की की ओर जाए और आगे बढ़े। मैं एक बहुत ही प्राउड इंडियन की तरह आपको अपने भाव प्रकट कर रही हूँ। धन्यवाद। वाह, नाइस। नाउ यू। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो खुशियां लेकर आती हैं। 2 चीजों के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारी टीम से। आसिफ, एक तो टाइमर प्लीज अगर हमें मिल पाए, टाइमर ऑन कर दीजिए, और दूसरा जो हमारे सामने स्क्रीन है उसको भी प्लीज शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, वित्त और शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड सरकार, इस वक्त भारत 24 के मंच पर मौजूद हैं। और क्योंकि हालांकि देखिए सर, सक्सेस की बात होती है कि सरकार अभी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, विकास के रथ पर हम आगे सवार होकर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के उस ड्रीम प्रोजेक्ट की मैं बात करना चाहूंगी जिसका हिस्सा अभी देहरादून है, यानी कि स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है। इकलौता स्मार्ट सिटी देहरादून सही मायनों में स्मार्ट शहरों की श्रेणी में आए, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं? सबसे पहले तो मैं चंद्रयान 3 के लिए पूरे देशवासियों को बहुत बधाई दे रहा हूं, और निश्चित रूप से ये हम सब के लिए गौरव का क्षण था। मुझे लगता है देश का हर व्यक्ति ने उसके लिए बहुत खुशियां मनाई होगी, और मेरे जैसे व्यक्ति ने तो घर में रह के पूरा टेलीविज़न में देख के और उसके बाद परिवार के साथ जश्न मनाया। तो ये जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं सब देशवासी हैं। मुझे ये कहना है सभी से कि जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाई जा सकती है। ये विश्व का पहला देश बना जिसने दक्षिणी ध्रुव पे जो है सॉफ्ट लैंडिंग की है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है।
जहाँ तक आपके बारे में कहूँ, भारत 24 का भी मैं धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने, जैसा मुझे जानकारी है कि पूरे देश भर के राज्यों में उस राज्य के बारे में आप जाके इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। और शायद जो मुझे जानकारी है कि सबसे पहले आपने हमारे देवभूमि को चुना है, इसलिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। ये भी हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, हम देवभूमि के लोगों के लिए। और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने यहाँ 4 धाम है, माँ गंगे हैं, माँ यमुने हैं, वो सब आपके ऊपर और आपकी टीम के ऊपर कृपा बना के रखें। शुक्रिया सर। जहाँ तक आपने स्मार्ट सिटी की बात की, आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, मैं तो उनको युग दृष्टा के रूप में भी देखता हूं। और उन्होंने पूरे देश के अंदर स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय लिया। और आप देखिए, पहले फेज में हम लोग उसमें शामिल नहीं थे और बाद में हमारा देहरादून भी इसमें शामिल हुआ। और देहरादून के स्मार्ट सिटी के बारे में मैं कह सकता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट हमें मिला, हालांकि इसमें 2 बातें बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी को लोग ये सोचते हैं कि जो पूरा नगर निगम देहरादून का है वो बहुत सभी सुविधाओं से सुसज्जित हो जाएगा। इस प्रकार के ये सब मानक नहीं है। कुछ वार्ड हैं, कुछ उसमें सड़कें हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें उसमें करना है। तो मैं कह सकता हूँ कि उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। 2022 में मुझे दायित्व मिला उस मंत्री के रूप में। और हालांकि ये भी मैं आपके सामने स्वीकार कर रहा हूं कि जिस गति से वो काम होना चाहिए था नहीं हो पाया, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से काम चल रहा है। अनेकों काम हमारे स्मार्ट सिटी के माध्यम से पूरे भी हुए हैं। और जो विशेषकर सामने दिखते हैं उसमें जो लोगों की शिकायत रहती है, वो सड़क का है, ड्रेनेज का है और हमारे यहाँ सीवरेज का है, वो काम बहुत तेजी से चल रहे हैं। अभी बीच में ये बरसात आई, थोड़ा व्यवधान हुआ है, लेकिन मैं मान के चलता हूं हमें 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, यानी हमें 2024 तक उसे कंप्लीट करना है। तो मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से सभी को एक भरोसा दे रहा हूं कि हम उससे पहले स्मार्ट सिटी के सभी काम कंप्लीट कर लेंगे और हमारा जो देहरादून है ये स्मार्ट सिटी की उस श्रेणी में आ जाएगा जिन लोगों ने ये काम कंप्लीट कर लिया होगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक डेडलाइन सेट कर दी और आप तो अफसरों को टाइट भी कर रहे हैं, ये भी मैंने सुना है। लेकिन सर मैं आपको बताऊं, देहरादून मेरा ननिहाल है जी। और क्योंकि मैंने उस वक्त का देहरादून भी देखा है जब कंस्ट्रक्शन नहीं था, मैंने आज का देहरादून भी देखा है जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है। बारिश होती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है लोगों को। जैसे आज ही मैं रविंद्रपुरी की तरफ गई तो मैंने देखा कि काफ़ी काम चल रहा है, सड़कें बहुत कंजेस्टेड हो गई हैं, अभी पूरा कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ है। लोगों को इस दिक्कत से मुक्त करने को लेकर क्या फौरी कदम आप उठा रहे हैं अफसरों को टाइट करने के अलावा? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ड्रेनेज की। पानी और हवा हमेशा नीचे की तरफ बहती है और जहाँ कहीं आप देखिए कि जिसका मकान या जिसका कोई प्रतिष्ठान डाउन पे है तो पानी वहीं ढलान पे जाएगा। और इस बार बरसात भी बहुत ज़्यादा हुई है। मैं ये भी कहने को तैयार हूं कि पूरे उत्तराखंड के अंदर ऐसी ऐसी जगह जहां पे हमने कल्पना नहीं की थी वहां भी इस बार पानी रुका है और ये प्रॉपर ड्रेनेज ना होने के कारण। इसमें 2-3 बातें मैं जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो अनियोजित जो विकास होता है, अनियोजित विकास जिसमें माना आपने मकान भी बनाया और आपने बिना नक्शा पास किए या किसी भी प्रकार से आपने मकान बना दिया, आपने ड्रेनेज सिस्टम उसमें नहीं उसका प्रावधान किया, या किसी ने वो नाला चला उस पर आपने कब्जा कर लिया जिसे हम अतिक्रमण बोलते हैं। ये 2-3 कारण हैं जिसके कारण ये समस्या पैदा होती है। लेकिन चूंकि जनता को इससे कोई मतलब नहीं, जनता तो कहती है कि हमें सुविधा दीजिए। हम हर स्थिति में, मेरी परसों भी मेरे CS हैं मिस्टर SS संधू, उनसे मैंने कहा कि अब आगामी जितनी भी हमारी योजनाएं बने, चाहे हमारी सरकारी बने, चाहे हमारे यहाँ जो प्राधिकरण है जो इस काम के लिए जाने जाते हैं या जिनको ये जिम्मा दिया है, या उनको हमें थोड़ा और कड़ा रुख अपनाने की बात कहें, तो जो नियोजित विकास है उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। जो विकास कार्य कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी ही क्यों ना कर रहे हैं, तो उसमें हमें ड्रेनेज सिस्टम पहले से, चाहे सड़क बना रहे तो ड्रेनेज सिस्टम पहले से बनानी चाहिए ताकि जो भी पानी आए और वो उस ड्रेनेज सिस्टम से पार हो जाए और उस ड्रेनेज का भी आगे निकासी होनी चाहिए। पता चला ड्रेनेज सिस्टम तो आपने बना दिया लेकिन आगे निकासी नहीं है,
फिर वो ओवरफ्लो होकर फिर लोगों को परेशान करेगा। तो मैंने ये बात कही है और अब उम्मीद कर रहे हैं, वैसे तो हम लोग कोशिश करते हैं हर बार भी, सड़क जहां जहां बनती है हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार हमने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है, क्योंकि बहुत जगह हमने ऐसी देखी है जब पहली बार पानी आके रुका है तो ड्रेनेज प्रॉपर सिस्टम नहीं और आगे निकासी नहीं, तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे। इसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप उत्तराखंड के सर वित्त मंत्री भी हैं। जी। जाहिर है कि राज्य के खजाने की चाबी है वो आप ही के पास है। अब आमदनी और खर्चों के बीच में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसी स्थिति नहीं आए तो कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं? देखिए, उसमें एक शब्द मैं बोल सकता हूं, वो है वित्तीय अनुशासन। और वित्तीय अनुशासन की यदि मैं बात करूं, हमने कोशिश की है कि हम लोग किस तरह से, चूंकि आप जानते हैं कि हमारा उत्तराखंड राज्य बहुत छोटा राज्य है, यहाँ इनकम के साधन बहुत कम है, बहुत कम है। और ऐसी स्थिति में यदि इनकम के साधन कम है, और जैसे आपने कहा कि क्या अठन्नी क्या रुपये, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वो स्थिति हमारी है जी। लेकिन हम लोग इस प्रकार से कर रहे हैं। और उसमें एक बात मैं और आपको बता दूं, पिछली बार जून 2022 में जो हमें जीएसटी का कंपनसेशन सरकार से मिलता था, केंद्र सरकार से, वो भी हमारा रुका, यानी सभी पूरे राज्यों का वो खत्म हुआ। 6,000 करोड़ का उसमें हमें नुकसान हुआ। और छोटा राज्य है, इनकम के साधन बहुत कम है। पहाड़ पे आप जानते हैं कि बहुत बड़ी हमारे यहाँ फैक्ट्रीज नहीं लग सकती, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इनकम के सोर्सेज नहीं है। उसके बावजूद हम जो वित्तीय अनुशासन के साथ काम कर रहे हैं, तो आज मैं कह सकता हूं कि आज हम उस स्थिति में हैं कि इस जो हमारा वित्तीय वर्ष अभी चल रहा है, जिसमें हम 23-24 की बात करें, और हर वर्ष हम लोग किसी न किसी रूप में ऋण लेने की बात करते थे, तो वित्तीय अनुशासन का प्रभाव इतना हुआ कि इस बार हमारी सरकार के द्वारा एक भी रुपया लोन के रूप में नहीं लिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस पर बिल्कुल तालियां बनती हैं। ये एक अच्छी पहल भी है, क्योंकि कहते हैं कि कर्जा किसी भी तरीके से अच्छा नहीं होता है, और आपने वो कर्जा नहीं लिया। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की बात कर रहे हैं। एक वित्त मंत्री होने के नाते आपकी उम्मीदें उस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से क्या हैं? देखिए, मैं आदरणीय धामी साहब का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, जो हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री हैं, और जिनकी सोच रहती है कि हम लोग इस उत्तराखंड को कैसे आगे बढ़ाएं। और उन्होंने एक नारा दिया, संकल्प से सिद्धि, और उन्होंने संकल्प लिया कि हम 2025 तक इस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। और एक उन्होंने मंत्र दिया, विकल्प रहित संकल्प। तो हम ऐसा संकल्प है जिसका कोई विकल्प ही ना हो। तो ऐसी उस कड़ी में हम लोग इन्वेस्टर्स समिट का, जो हमारे यहाँ दिसंबर 2023 में देहरादून में होनी है, और पिछले दिनों बैठक भी ली थी हमारे तमाम लोगों के, स्टेक होल्डर्स के साथ, लगभग 2,40,000 करोड़ का हमने लक्ष्य रखा है। और उन्होंने लखनऊ में, दिल्ली में, अनेकों क्षेत्रों में जाके बातचीत भी की है। हमारे अधिकारीगण पूरे देश में, दुबई में, दूसरे देशों में भी जा रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे इस उत्तराखंड की धरती पे करें। देखिए, इसमें 2-3 बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि हमारा जो राज्य है अन्य राज्यों की तुलना में बहुत शांतिप्रिय राज्य है, और यहाँ जो एक इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, जिस जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मतलब का ये उत्तराखंड राज्य में महसूस करता हूँ। यहाँ किसी प्रकार की बहुत ज्यादा कानून व्यवस्था की दृष्टि से बहुत अच्छा हमारा स्टेट माना जाता है। यहाँ लाइट से जो है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हमारी सड़कें हैं, अब आप आई होंगी जहाँ दिल्ली से, जहाँ से भी सड़कें आपको बहुत अच्छी मिली होंगी। यानी कुल मिला के जो एक व्यक्ति, जो इन्वेस्टर्स को यहाँ पे चाहिए, वो सब चीज यहाँ पे है। उसके साथ साथ हम लोगों ने विंड, अपना वन विंड अम्ब्रेला एक सिस्टम हमने बनाया है, जिसके अंदर हम सारे इन्वेस्टर्स को, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। और उससे बड़ी बात क्या है, देखिए, आज आप ये मान के चले, दिल्ली और देहरादून, कभी हम दिल्ली से देहरादून आते तो हमें 5 या 6 घंटे लगते थे। आज की तारीख में यदि हम आते हैं हमें 3 या 3.5 घंटे लगते हैं। और अभी मैं प्रधानमंत्री जी का फिर धन्यवाद कर रहा हूँ, गडकरी साहब का धन्यवाद कर रहा हूँ। एक नया हमारा एलिवेटेड रोड बन रहा है, जो दिल्ली से और देहरादून की दूरी सिर्फ 2 घंटे में पूरी करेगा। यानी कि एक जो इन्वेस्टर्स, एक व्यक्ति इन्वेस्ट करने वाला, यदि उसे गुड़गांव से दिल्ली जाना हो तो उसे 2 घंटे लगते हैं, और उसे दिल्ली से देहरादून आना हो तो 2 घंटे लगते हैं, तो उसकी प्राथमिकता पहले देहरादून होगी। क्योंकि यहाँ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, यहाँ पे हमारी शांति है, यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट अच्छा है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, यहाँ के लोग अच्छे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर समिट में हमें उसका लाभ मिलेगा, और वो वातावरण हम लोगों को देने का काम भी कर, कानून व्यवस्था अच्छी है। यानी कि मैं कह सकता हूँ
अभी हमारे भाई साहब बैठे, इन्होंने कहा था कि यदि मैं रिटायर्ड होता हूं तो मैं आपके देहरादून में रहना पसंद करूंगा। ऐसा खूबसूरत हमारा उत्तराखंड, ऐसा खूबसूरत हमारा देहरादून। तो निश्चित रूप से आप देखिए कि मैं अपने माननीय देश के रहे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी धन्यवाद करूंगा। यदि आपको याद हो, जिस समय वो हमारे प्रधानमंत्री होते थे और यहाँ पे नारायण दत्त तिवारी जी हमारे मुख्यमंत्री होते थे, कई बार कहते हैं ना कि वहाँ सरकार बीजेपी की, यहाँ सरकार कांग्रेस की, उसके बावजूद हमारे आदरणीय हमारे अटल बिहारी साहब ने हमें यहाँ पे औद्योगिक पैकेज दिया और उसका लाभ मिला। आज रुद्रपुर में देखिए, सितारगंज में देखिए, हरिद्वार में देखिए, सेलाकुई में देखिए, कितने हमारे इंडस्ट्रीज लगी हैं। और उन्हीं बातों को देख के मैं कह सकता हूं कि जो लोग उस समय के यहाँ पे हैं, अशोक लीलैंड या इस प्रकार के बड़े बड़े जो घराने हैं वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हैं, बाबा रामदेव, इस प्रकार के आप जानती हैं। तो ऐसी स्थिति में सब लोगों को लगेगा कि हमें उत्तराखंड में जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ का वातावरण अच्छा है। अब आप जाइए उत्तराखंड से यदि देहरादून थोड़ा ऊपर जाएं तो आपको कितनी खूबसूरती मिलेगी। तो ऐसे में कह सकता हूँ कि इन्वेस्टर्स समिट में जितने भी लोग आएंगे वो यहाँ आके अपना इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। उनसे आपको बहुत उम्मीद है। मनोज जिज्ञासी जी सुकून की तलाश में उत्तराखंड आना चाहेंगे। कुछ इन्वेस्टर्स हैं वो आएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिजनेस सेटअप करने के लिए। लेकिन आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की, उनके विजन की आपने बात की। इसी बीच में अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो राहुल गांधी को लेकर आप बहुत मुखर रहते हैं। आपको इस बात से तकलीफ भी होती है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो भारत की छवि को धूमिल करते हैं, तो काफी समस्या है आपको उनके बोलने से? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं सबको एक बात कह सकता हूँ, हम किसी पार्टी से हो सकते हैं, किसी विचारधारा से हो सकते हैं, लेकिन अभी जब मैंने चंद्रयान 3 की बात की, सबने ताली बजाई। तो उसका मकसद कि हमारा देश, मेरा देश, ये हमारी भावना रहती है। और देखिए, देश में रहने वाले किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो देश के विरोध में अपनी बात कहे, देश की धरती पे भी और देश की धरती के बाहर भी। और देखिए, राहुल गांधी एक बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के। अब वो ठीक है, वो उनका अपना विषय हो सकता है कि परिवार से बाहर वहाँ के उनके कार्यकर्ता नहीं जाते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि उनको भी अधिकार नहीं है कि हमारे देश की छवि को आप विदेश की धरती पे जाके खराब करें। आज आप देखिए, चंद्रयान 3 यानी चांद पे हमारा देश जा रहा है। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, कभी हमारी इस अर्थव्यवस्था क्या थी, आज हम 5वें नंबर पे आए हैं। यानी कि जो ब्रिटेन जिसने हमारे पे राज किया, आज वो हमारे से पीछे है। और प्रधानमंत्री जी तीसरे टर्म में तीसरी अर्थव्यवस्था वो लाएंगे, पक्का लाएंगे। और उसके साथ साथ आज आप देखिए, विश्व का कौन सा ऐसा बड़ा देश है जिसने माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने एक सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित नहीं किया, और जो नेतृत्व इस देश का कर रहे हो। और आज मैं समझता हूं कि सारे जितने भी आज पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, बेशक, लेकिन आज जनता के दिलों से लोग मोदी को नहीं निकाल सकते। ऐसी स्थिति में भी आप इसकी जो प्रसिद्धि है, इसकी जो पॉपुलरिटी है, इसका ग्रोथ को पचा नहीं पा रहे हैं। देश की धरती के बाहर जाके लोकतंत्र की हत्या होगी साहब, वहां जाति का ऐसा है साहब, किस तरह से बुराई करेंगे। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, माफी चाहूंगी सर, माफी चाहूंगी। माननीय निशंक जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, माननीय सांसद है, मैं स्वागत कर रहा हूँ। स्वागत करती हूँ मैं। और आप विराजिए निशंक जी। एक अंतिम सवाल पूछ लेती हूँ मैं तब तक सर से। प्रेमचंद अग्रवाल तो मैं उस बात को पूरी कर लूं। तो मैं ये कह रहा था कि राहुल गांधी जी को भी किसी ने अधिकार नहीं दिया कि हमारे विदेश की धरती पे हमारे देश का अपमान करने की, और ये वो अपने स्वभाव के अनुकूल करते हैं। और मैं समझता हूं कि यदि वो ऐसा करते हैं तो आज निश्चित रूप से जनता भी उनको देख रही है। और 2024 जो सामने हमारे है, बहुत दूर नहीं है, उसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री का और राहुल गांधी का वो जो एक हमारी परीक्षा है, वो सामने उसका रिजल्ट मेरा आएगा। सवाल यही था कि क्या 2024 में बीजेपी क्लीन स्वीप करते हुए हैट्रिक बनाएगी? ये मेरा आपसे अंतिम सवाल है। चलिए, आपने अंतिम कह दिया तो मैं अंतिम कर लेता हूँ। मैं तो पूरा तैयार हो गया था कि मेरे विभाग से और ही बातें होंगी, लेकिन मेरी गलती नहीं है, लेकिन वो मॉनिटर सामने टाइम सब कहने लगा। ठीक है, नहीं, मैं तो अपनी तैयारी की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने जल्दी किया। मैं ये कह सकता हूँ, जो आपने सवाल किया, देखिए, मैंने एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते तो स्वाभाविक रूप से मैं कहूँगा कि 2024 हमारा है। लेकिन आज मैंने अभी एक बात आपसे कही
कि जिस प्रकार से देश के एक एक व्यक्ति के मन में, एक एक व्यक्ति के दिल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस 10 साल में काम किए हैं, जी लगभग 9.5 साल हो गए, 10वां साल ही पूरा हो रहा है। इस 10 साल में उस गरीब के उत्थान के लिए, उस देश के सर्वोच्च स्थान पर ले जाने के कड़ी में, या जो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किए हैं, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हर व्यक्ति आज वो जो है हर व्यक्ति के मन में बसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमारे माननीय सांसद यहाँ पे मौजूद हैं, और मेरे तो सांसद ही हैं, मेरे बड़े नेता भी हैं। हमारे यहाँ से वो सांसद चुने गए उत्तराखंड से 2014 में भी, 2019 में भी 5 की 5 सीटें गई थी। तो पहले तो मैं उत्तराखंड, चूंकि देवभूमि है, उसके नाते कह सकता हूं कि उत्तराखंड से 5 सीटें 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। और उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी का ना तो कोई विकल्प है, और जिस प्रकार से उन्होंने काम किए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, और आपने स्वयं ने कहा कि अर्थव्यवस्था जो 5वें नंबर पे, 3रे नंबर पे लाने की जो बात माननीय मोदी जी ने भी कही है, और जिस प्रकार का आने वाला समय हमें दिखाई देता है, तो मैं कह सकता हूं जनता, आज भारत की जनता तय कर चुकी है कि 2024 निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैट्रिक लगाने वाले हैं और एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। यानी कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तीसरे टर्म के साथ प्रधानमंत्री ने इसका भी बहरहाल जिक्र किया है, वो भी आप कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इसी बीच में रमेश पोखरियाल जी इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। थैंक यू सो मच। प्रेमचंद जी, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एक बार प्लीज़ आप स्टेज पे रुकिए, और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर मनोज जिज्ञासी जी से, प्लीज़ आप मंच पर आएँ। साथ ही साथ मैं बुलाना चाहूंगी मिस रुबिका लियाकत, वाइस प्रेसिडेंट भारत 24, और मैं बुलाना चाहूंगी मरगूब त्यागी जी को, GM ऑफ सामिया इंटरनेशनल बिल्डर्स लिमिटेड। प्लीज़ आप सभी मंच पर आए। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी गिफ्टिंग पार्टनर